नमस्कार श्रोताओं, शाम के ठीक 7:20 हुए हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के इस एडिशन के साथ मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह। तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। सबसे पहले नजर अब तक की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। कानपुर टेस्ट के दूसरे दिन न्यूजीलैंड ने स्टंप्स तक बिना कोई विकेट खोए 129 रन बनाए। भारतीय पारी 345 रन पर सिमटी। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने इंडोनेशिया ओपन के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। भारतीय महिला फुटबॉल टीम को ब्राजील ने 4 देशों के अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट के पहले मैच में 6-1 से हराया। और FII जूनियर हॉकी विश्व कप में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला कल पोलैंड से होगा। और सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले टेस्ट मैच के दूसरे दिन कानपुर में न्यूजीलैंड ने दूसरे दिन के स्टंप्स तक बिना कोई विकेट खोए 129 रन बना लिए थे। इससे पहले भारत की पूरी टीम दूसरे दिन 4 विकेट पर 258 रन से आगे खेलते हुए 345 रन बनाकर पैवेलियन लौट गई। न्यूजीलैंड की ओर से टिम साउदी ने 5, जेमिसन ने 3 जबकि एजाज पटेल ने 2 विकेट लिए। भारत की ओर से अपना पहला टेस्ट मैच खेलते हुए श्रेयस अय्यर ने 105 रन का योगदान दिया। आइए सुनते हैं आज के खेल के ऊपर स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में भारत ने अपनी पहली पारी में 345 रन बनाए, जिसमें श्रेयस अय्यर का शतक, शुभमन गिल और रविंद्र जडेजा के अर्धशतक शामिल हैं। कीवी टीम के लिए टिम साउथी ने 5 विकेट चटकाए। वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने मैच की पहली पारी में खेल के दूसरे दिन बिना किसी नुकसान के 129 रन बना लिए हैं। फिलहाल मेहमान टीम भारत से 216 रन पीछे है। न्यूजीलैंड के बल्लेबाज टॉम लाथम नाबाद 50 रन और विल यंग नाबाद 75 रन बनाकर अभी भी पिच पर मौजूद हैं। 345 रन के जवाब में न्यूजीलैंड की टीम ने अपनी पहली पारी में बिना कोई विकेट खोए 21 ओवर में 55 रन जोड़े। भारत की तरफ से श्रेयस अय्यर ने अपने डेब्यू मैच में 157 गेंदों में अपना शतक पूरा किया। देखना दिलचस्प होगा कि मैच का तीसरा दिन किस टीम के नाम रहता है। नीलम मलकानिया, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मोना, अगर हम देखें तो भारत की पहली पारी में 345 रन के जवाब में बिना किसी नुकसान के न्यूजीलैंड ने जो 129 रन बना लिए हैं, किस तरह का रुख देखती हैं, किस ओर टेस्ट जा रहा है? देखिए, अभी तक जो 2 दिन का खेल हुआ है, अगर हम टुकड़ों में बात करें तो न्यूजीलैंड के नाम ही रहा है जितने सत्रों का खेल हुआ है। अगर श्रेयस अय्यर की पारी को निकाल दिया जाए, श्रेयस अय्यर की तारीफ करनी पड़ेगी कि 5 साल उन्होंने इंतजार किया टेस्ट डेब्यू के लिए और जब उन्होंने पदार्पण किया तो 16वें भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं जिन्होंने अपनी पहले टेस्ट में शतक बनाया। और लाला अमरनाथ, गुंडप्पा विश्वनाथ और सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, बड़े बड़े नाम हैं उसमें। लेकिन उनकी पारी को अगर हम निकाल दें तो भारतीय बल्लेबाजों से काफी निराशा हुई, खासकर अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा जिनका करियर दांव पर लगा हुआ है, उन लोगों ने निराश किया। और न्यूजीलैंड की यहाँ तारीफ करनी पड़ेगी, पहले दिन जब काइल जेमिसन ने जो उनको स्विंग मिल रहा था, जबरदस्त प्रदर्शन किया और आज 4 विकेट सुबह के स्पेल में जो टिम साउदी ने निकाले हैं वो बहुत जबरदस्त था। भारतीय टीम बड़े स्कोर की तरफ नहीं बढ़ पाई, उसकी वजह से 400 के आसपास नहीं पहुंच पाई और लंच के बाद जो 2 विकेट थे वो 6 रन के भीतर ही भारत के गिर गए। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि न्यूजीलैंड का दबदबा कितना था। और वहीं उनके जो बल्लेबाज हैं, टॉम लैथम हो चाहे विल यंग हो, दोनों ने 129 रन बिना किसी नुकसान के बना लिए हैं। अर्धशतक दोनों बना चुके हैं और ना तो ईशांत शर्मा की रफ्तार यहां काम आ सकी, न रविचंद्रन अश्विन की फिरकी चली। आप देखिए कि जो स्विंग और जो पेस वहां उनके गेंदबाजों को मिल रहा था, न तो ईशांत शर्मा वो दिखा पाए कमाल, न उमेश यादव दिखा पाए और अक्षर पटेल, रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा ने मिलकर 41 ओवर फेंके हैं, 90 के करीब रन दिए और तीनों ही नाकाम रहे, कोई विकेट नहीं हासिल कर पाए। तो यहां से बहुत मुझे मुश्किल नजर आ रही है राह, क्योंकि हो सकता है न्यूजीलैंड के पास सारे विकेट सुरक्षित हैं और सिर्फ 216 रन की ही भारत के पास बढ़त है। तो कल न्यूजीलैंड इसी कोशिश में होगा कि ज्यादा से ज्यादा स्कोर बना सके और भारत पर दबाव डाल सके। बिल्कुल, ये एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है और सबसे बड़ी बात है कि हमारे जो, जैसा कि आपने कहा कि जो भारत के गेंदबाज हैं वो कुछ ज्यादा नहीं कर सके और एक उनका जो दबाव है अपना वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आया। और
न्यूजीलैंड ने अच्छा प्रदर्शन किया और फिलहाल तो न्यूजीलैंड एक मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए किस्मत भी उनके साथ है। 3 डीआरएस फैसले उनके पक्ष में गए, 3 बार पगबाधा आउट किया गया और तीनों बार उन्होंने डीआरएस लिया और नतीजा उनके पक्ष में गया। तो वो तो अच्छा प्रदर्शन कर ही रहे हैं और लग रहा है कहीं ना कहीं किस्मत भी उनका पूरा साथ दे रही है। जी बिल्कुल, तो इस पर हमारी नजर बनी रहेगी और देखना होगा कि कल जो है तीसरा दिन मैच का उसमें क्या कुछ रहता है। एफआईएच जूनियर हॉकी विश्व कप में वर्तमान चैंपियन भारत का मुकाबला कल पोलैंड से होगा। इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के एफएम रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जाएगा। इससे पहले अगर हम बात करें तो भारत को अपने पहले मैच में फ्रांस के साथ हार का सामना करना पड़ा था। वहीं दूसरे मैच में शानदार वापसी करते हुए कनाडा को भारत ने 13-1 से पराजित किया। ये सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये खास रिपोर्ट। जूनियर हॉकी विश्व कप के अपने दूसरे चरण के दौरान कनाडा के साथ हुए मैच में 13-1 की जीत ने भारतीय हॉकी टीम को पटरी पर ला दिया है। एक जीत और एक हार के साथ भारत अब पूल में पोलैंड से आगे है, जो पहले दिन फ्रांस से हार गया था। पूल में दूसरे स्थान पर रहने का मतलब होगा कि भारत अब बेल्जियम के साथ खेलेगा, जिसके क्वार्टर फाइनल में पूल ए में शीर्ष पर रहने की संभावना है। भारतीय टीम के मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा है कि अगर हमें लगातार खिताब जीतना है तो हमें हर टीम को हराना होगा। रीड ने पहले मैच की हार पर कहा कि फ्रांस के खिलाफ टीम की जो हार हुई है वो खिलाड़ियों के सीखने का अनुभव था, क्योंकि टीम ने हर मैच के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दिया। हर एक मैच एक अनुभव है, यही मैं हमेशा वरिष्ठ खिलाड़ियों को भी बताता रहा हूं। अब सबकी नजरें पोलैंड के साथ होने वाले मैच पर लगी होंगी, जो भारतीय टीम की प्रतियोगिता में आगे की दिशा निर्धारित करेगा। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ, अगर हम देखें तो जिस तरीके से दूसरी मैच में भारतीय खिलाड़ियों ने जो कमबैक किया है और चूंकि वर्तमान चैंपियन है हम, तो काफी जिम्मेदारी है और ये कहें कि काफी टीम मोटिवेटेड थी। होम ग्राउंड है और काफी टीम को प्रैक्टिस सीनियर टीम के साथ करने का मौका मिला। तो अब आगे की स्थिति आप क्या देखती हैं और किस तरीके से जो है हम करने वाले हैं पोलैंड के साथ? देखिए, यहाँ सबसे ज्यादा जो भारत को नुकसान हुआ है वो पहले मैच की अप्रत्याशित हार से हुआ है। अप्रत्याशित इसलिए कहूंगी क्योंकि भारत को टूर्नामेंट में खिताब का सबसे प्रबल दावेदार माना जा रहा था। आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड यहाँ नहीं खेल रहे हैं, तो सबसे मजबूत टीमों में से भारतीय टीम थी और इसके पास ऐसा कप्तान है जो हाल ही में टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीत चुका है। सारी टीम ने सीनियर खिलाड़ियों के साथ अभ्यास किया और अभ्यास मैचों में सीनियर टीम को हराया भी है। बहुत ही प्रतिभाशाली ये सारे खिलाड़ी हैं और जिस तरह से फ्रांस के खिलाफ आत्ममुग्धता का शिकार हो गए, तो कहीं ना कहीं उसका खामियाजा इसलिए भुगतना पड़ेगा कि यहाँ 4 पूल है और हर पूल से शीर्ष 2 टीमें जो हैं वो क्वार्टर फाइनल में पहुंचेगी। और अगर भारत शीर्ष पर रहता अपने पूल बी में, तो भारत को कमोबेश थोड़ी आसान चुनौती मिलती क्वार्टर फाइनल में। लेकिन अब यहाँ पर भारत चूंकि दूसरे स्थान पर रहने की संभावना है, तो भारत को बेल्जियम से खेलना होगा और बेल्जियम जो यूरोपीय हॉकी की सबसे बड़ी पिछले 4, 5, 6 साल में महाशक्ति बनकर उभरी है, तो बेल्जियम को हराना उतना आसान भारत के लिए नहीं होगा। लेकिन राहत की बात है कि कनाडा के खिलाफ जिस तरह से प्रदर्शन किया है, यहाँ पर मैं बात करूंगी ड्रैग फ्लिकर संजय की। लगातार दोनों मैचों में उन्होंने हैट्रिक लगाई है और आप देखिए संजय हो, शिलानंद तिवारी हो, उत्तम सिंह हो, ये तीनों ड्रैग फ्लिकर हैं, लेकिन तीनों की जो शैली है गोल मारने की पेनल्टी कॉर्नर पे वो बिल्कुल अलग अलग है। तो यहाँ ये जैसे कोच ग्राहम रीड ने भी कहा कि हमें भविष्य की ओर भी देखना है, तो अगर रुपिंदर पाल सिंह अब इस टीम में नहीं है, रिटायर हो चुके हैं, तो भारत के पास ड्रैग फ्लिकर्स की एक अच्छी जमात तैयार हो रही है और आधुनिक हॉकी में पेनल्टी कॉर्नर कितना खास है ये सभी जानते हैं। तो यहाँ एक ये सकारात्मक संकेत जरूर है, लेकिन अपनी धरती पर चाहे दर्शकों के बिना ही टूर्नामेंट हो रहा है, अगर भारतीय टीम क्वार्टर फाइनल में बेल्जियम के सामने अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो बड़ा निराशाजनक होगा। बिल्कुल, तो इसकी एक भारत के साथ हम ये कह सकते हैं बड़ी, क्योंकि सबकी एक्सपेक्टेशन है अपने भारत में ये वर्ल्ड कप हो रहा है, तो ऐसे में जो हमारा खेल है, हालांकि अब जैसा कि आपने बोला कि अगर हमने दोनों मैच जीत लिया होता तो हमारे लिए राह आसान होती, लेकिन अब जो है थोड़ी सी मुश्किल राह है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रदर्शन हुआ, हमने कनाडा को जो 13-1 से पराजित किया, तो वो कितनी बड़ी जीत मानती हैं
देखें आप? देखिए, कल के अगर आप मैचों पर देखें, दृष्टिपात करें तो सारे ही मैच हाई स्कोरिंग रहे हैं। बड़े बड़े अंतर से सारी टीमों ने मैच जीते हैं और थोड़ा सा ये बेमेल सा मुकाबला था, क्योंकि कनाडा भारतीय टीम के सामने तो भले ही भारत पहला मैच हार गया हो, लेकिन भारतीय टीम काफी मजबूत टीम है। तो पहले मैच में वो एक ऑफ डे, जिसको मैं कहूंगी कि कभी कभी बड़े बड़े दिग्गज, कभी सचिन तेंदुलकर भी 0 पे आउट हो जाया करते थे, तो ये एक ऑफ डे था भारतीय टीम के लिए। लेकिन दूसरे मैच में भारतीय टीम लय में लौटी और यही वो प्रदर्शन है जिसके लिए जूनियर खिलाड़ियों से खिताब की उम्मीद की जा रही थी। और अगर पोलैंड को भी इतने धमाकेदार अंतर से हरा देते हैं तो ये वो टॉनिक मिलेगा जो क्वार्टर फाइनल से पहले चाहिए होता है। यहाँ थोड़ा सा दर्शकों की कमी जरूर खल रही होगी टीम को, क्योंकि कलिंगा स्टेडियम पर मैंने देखा है कि जब पूरी वो वेव बनती है, जब भारतीय टीम खेलती है, तो जिस तरह से हौसला अफजाई करते हैं, वो एक खिलाड़ियों में अतिरिक्त ऊर्जा का एक समावेश हो जाता है। तो वो थोड़ी कमी भारतीय टीम को जरूर खल रही होगी, लेकिन मुझे यकीन है कि पोलैंड पर भी हम अच्छी जीत दर्ज करेंगे और बुलंद हौसलों के साथ क्वार्टर फाइनल में उतरेंगे। जी बिल्कुल। तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम बेहतर प्रदर्शन करेगी कल के इस मैच में। और जैसा कि आपको बताया कि इस मैच का आंखों देखा हाल आकाशवाणी के FM रेनबो और अतिरिक्त मीटरों से प्रसारित किया जाएगा। हॉकी की ही बात करते हैं। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह 14 से 22 दिसंबर तक ढाका में होने वाली एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी में 20 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करेंगे। अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश को टीम में शामिल नहीं किया गया है। चैंपियनशिप में भारत अपने अभियान की शुरुआत पहले दिन दक्षिण कोरिया के खिलाफ करेगा। सिंगल पूल टूर्नामेंट में जापान, मलेशिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश की टीमें भी हिस्सा लेंगी। हरमनप्रीत सिंह को उपकप्तान बनाया गया है। फॉरवर्ड लाइन का नेतृत्व ललित कुमार उपाध्याय, दिलप्रीत सिंह, गुरसाहिबजीत सिंह और शीलानंद लकड़ा करेंगे। भारत अपना दूसरा मैच 15 दिसंबर को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगा। उसका तीसरा मैच 17 दिसंबर को पाकिस्तान के खिलाफ होगा और 18 दिसंबर को भारत मलेशिया से और उसके बाद 19 दिसंबर को जापान के खिलाफ मैच खेला जाएगा। 21 दिसंबर को सेमीफाइनल होगा और फाइनल मैच 22 दिसंबर को होगा। तो ये तो था लेखा जोखा एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का। मुना, आपसे जानना चाहेंगे कि ये तो बात हमने पहले जूनियर हॉकी टीम की और अब सीनियर की बात हो रही है। 14 से 22 दिसंबर तक टूर्नामेंट होने वाला है, क्या कुछ लगता है आपको? देखिए, भारत इस टूर्नामेंट में पिछला चैंपियन है और एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा टूर्नामेंट है जिसमें भारत का दबदबा रहा है और इस बार तो टोक्यो ओलंपिक के बाद ये पहला टूर्नामेंट है सीनियर टीम का, तो काफी अपेक्षाएं होंगी। और पिछली बार फाइनल में बारिश हो गई थी जब मस्कट में हुआ था ये टूर्नामेंट, तो भारत और पाकिस्तान संयुक्त विजेता रहे थे इसमें। इस बार भारतीय टीम की पूरी कोशिश होगी कि उस प्रदर्शन को दोहराया जाए और काफी नए खिलाड़ियों को मुख्य कोच ग्राम रीड ने मौका दिया है। PR श्रीजेश जैसे नहीं है तो कृष्ण बहादुर पाठक और सूरज करकेरा जैसे युवा गोलकीपरों को मौका दिया गया है। मनप्रीत सिंह टूर्नामेंट में अगुवाई करेंगे और मनप्रीत सिंह राजीव गांधी खेल रत्न से हाल ही में सम्मानित किए गए हैं। काफी अच्छे कप्तान साबित हुए हैं। कूलिंग इफेक्ट है उनका एक टीम पर, तो उन पर भी ये जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अब आने वाला समय काफी व्यस्त है जिसमें विश्व कप, राष्ट्रमंडल खेल, एशियाई खेल और अब इस कांसे का जो तमगा है उसने भारतीय टीम के साथ अपेक्षाएं इतनी बढ़ा दी है कि जब आप ओलंपिक में कांसा जीत सकते हैं तो एशियाई स्तर पर तो अब मुझे नहीं लगता कि खिताब से कम पर हॉकी प्रेमियों को, कम से कम मुझे संतोष होगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर चाहे बात जूनियर की हो चाहे बात सीनियर की हो, जिस तरह से टीम अपनी लय में आई है, टीम ने प्रदर्शन किया है, इवन पुरुष हॉकी हो या महिला हॉकी हो, लोगों की एक्सपेक्टेशन भी उसी तरीके से बढ़ी है और कहीं ना कहीं हमारे जो खिलाड़ी हैं वो पूरी तरह से मोटिवेटेड हैं कुछ परफॉर्म करने के लिए। और यहाँ एक पहलू ये भी महत्वपूर्ण है कि जब टोक्यो में हमने कांसा जीता, उसके बाद जिस तरह का प्यार भारत ने हॉकी टीमों को दिया है, चाहे चौथे स्थान पर रही महिला टीम हो चाहे कांसा जीतने वाली पुरुष टीम हो, तो जो वो प्यार मिला है उससे मुझे एहसास हुआ। मतलब सुनते आए थे हम कि जब 8 बार ओलंपिक जीते थे तो क्या आलम रहता था देश में, हॉकी का जुनून सिर चढ़कर बोलता था, तो वो हमने एक्सपीरियंस किया है। तो उम्मीद करते हैं कि आगे भी ऐसे मौके हमारी हॉकी टीम हमें देती रहे। बिल्कुल। और अगर हम मैच की बात करें तो भारत का इसमें बड़ा जो प्रतिद्वंदी दिखाई दे रहा है, पाकिस्तान के साथ एक कड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा और 17 दिसंबर को ये मैच खेला जाएगा। देखिए, भारत और पाकिस्तान किसी भी खेल में आमने सामने हो तो वो एक
रोमांचक मुकाबला होता है। अतिरिक्त प्रेरणा के साथ दोनों टीमें उतरती हैं और दोनों टीमों का हॉकी की प्रतिद्वंद्विता का पुराना इतिहास रहा है। तो पाकिस्तान में हालांकि हॉकी का थोड़ा पतन हुआ है। ओलंपिक के लिए 2 बार से क्वालिफाई नहीं कर पाई है टीम, विश्व कप नहीं खेल पाई, लेकिन फिर भी पाकिस्तान एक एशियाई ताकत है हॉकी में और हम जरूर उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी एशियाई हॉकी की सौगात दर्शकों को देखने को मिलेगी, क्योंकि आधुनिक हॉकी में तो हर तरफ यूरोपीय हॉकी का बोलबाला है। जी। और अब बात करते हैं बैडमिंटन की। भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने आज दक्षिण कोरिया की सिम यूजिन को 14-21, 21-19, 21-14 से हराकर बाली में इंडोनेशिया ओपन 2021 के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। अब सिंधु अंतिम 4 में थाईलैंड की रत्चानोक इंतानोन के साथ खेलेंगी, जो दुनिया की 8वें नंबर की खिलाड़ी हैं। इंतानोन ने क्वार्टर फाइनल में जापान की असुका ताकाहाशी को शिकस्त दी थी। फ्रेंच ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स के बाद सिंधु का ये लगातार तीसरा सेमीफाइनल मैच होगा। अगर हम इस मैच पर देखें तो क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, सिंधु की कोशिश होगी कि वो सेमीफाइनल की बाधा पार करे, क्योंकि इंडोनेशिया मास्टर्स में सेमीफाइनल में ही वो अकाने यामागुची से हार गई थी और यहां पर जरूर वो खिताबी दौड़ तक पहुंचना चाहेंगी। और इंतानोन के साथ पुरानी प्रतिद्वंदिता है, दोनों को एक दूसरे के खेल के बारे में अच्छी तरह से पता है। तो यहां पर बस जिस तरह से आज सिंधु ने जीत दर्ज की, एक गेम वो हार चुकी थी, उसके बाद उन्होंने वापसी की और शानदार प्रदर्शन किया, तो उनके आत्मविश्वास में इजाफा हुआ होगा और उम्मीद करते हैं कि वो इंतानोन को हराकर इस बार सेमीफाइनल का जिंक्स तोड़ेंगी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं सिंधु से इस समय उम्मीदें भी काफी ज्यादा हैं और जब से ओलंपिक में पदक जीता है और उसके बाद से ये हम ये कह सकते हैं कि एक बड़ा मुकाबला है जिसमें वो प्रमुख दावेदार हैं इस खिताब की। देखिए, सिंधु उस दर्जे की खिलाड़ी है कि अब वो किसी भी टूर्नामेंट में होंगी तो वो प्रबल दावेदार जरूर होंगी, क्योंकि वो 2 बार ओलंपिक पदक जीतने वाली खिलाड़ी हैं और हाल ही में टोक्यो के बाद ये उनका तीसरा टूर्नामेंट है। और जैसे मैं कह रही हूँ कि आने वाला समय बहुत व्यस्त है सभी खिलाड़ियों के लिए, इन टूर्नामेंटों के जरिए लय में आने का मौका है, तो उसी कोशिश में भी सिंधु होगी कि अपनी जो कमजोरियां हैं उनका पता चल सके और उन पर आगे वो काम कर सके। जी बिल्कुल, तो उम्मीद है कि जो इन दोनों के बीच में मैच होने वाला है और ये जो सेमीफाइनल है, क्योंकि जैसा कि पहले बताया कि फ्रेंच ओपन और इंडोनेशिया मास्टर्स के बाद जो है ये तीसरा सेमीफाइनल सिंधु खेलने जा रही हैं और उम्मीद करते हैं कि एक अच्छा मैच देखने को मिलेगा। और क्रिकेट पर वापस आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट कप्तान के पद से इस्तीफा देने के बाद 1 हफ्ते बाद विकेटकीपर बल्लेबाज टिम पेन ने क्रिकेट से दूर रहने के फैसले को लेकर फिर से प्रशंसकों में हलचल मचा दी है। पेन के मैनेजर जेम्स हैंडरसन ने ट्वीट किया कि अब पूर्व कप्तान पेन क्रिकेट से दूर जा रहे हैं। पेन ने इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है कि वो खेल में कब वापसी करेंगे। पेन के जाने के बाद क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया चयन समिति को एक ऐसे विकेटकीपर को तलाश करना है जो गाबा टेस्ट के लिए 2 सप्ताह से भी कम समय में विकेटकीपर की कमान संभाल सके। 2018 में बॉल टैंपरिंग कांड के बाद टिम पेन को ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट कप्तान नियुक्त किया गया था, तो अब ऑस्ट्रेलिया के लिए एक चुनौती है। बिल्कुल चुनौती है और टिम पेन के लिए ये बड़ा कठिन समय है, क्योंकि जिन हालात में उन्होंने मानसिक स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर, निश्चित तौर पर बहुत मुश्किल होता है उनके लिए। एशेज बहुत बड़ा टूर्नामेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए भी, इंग्लैंड के लिए भी। ऐसे में कोई भी खिलाड़ी ये नहीं चाहेगा कि टीम के प्रदर्शन पे उसके व्यक्तिगत प्रदर्शन की आंच आए। तो ऑस्ट्रेलिया के सामने एलेक्स कारी है या जोश इंग्लिस है, दोनों अच्छे खिलाड़ी हैं, विकेटकीपर बल्लेबाज, तो वो जगह ले सकते हैं। और पैट कमिंस को तो आज कप्तान नियुक्त कर ही दिया गया है। 8 दिसंबर से गाबा पर पहला टेस्ट खेला जाना है, तो अब बहुत ही कम समय रह गया है और जब ऐसा कोई बड़ा खिलाड़ी कप्तान टीम से चला जाता है तो टीम संयोजन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत तो जरूर आएगी। जी बिल्कुल, तो देखना होगा कि किस तरीके से इसको रिप्लेस किया जाता है। और श्रोताओं, अब समय अनुमति नहीं दे रहा कि हम कुछ और खेल खबरों पर चर्चा करें। मोना, आप स्टूडियो में आई, तमाम खेल खबरों पर चर्चा की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। श्रोताओं, स्पोर्ट्स कैन में आज के लिए बस इतना ही। अगर आप इस कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर। कल शाम 7:20 पर दोबारा मुलाकात के वादे के साथ इजाजत दीजिए अपने होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह को। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।